अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ आपको अपने एग्ज़ाम का इंग्लिश का सेक्शन कैसे हैंडल करना है। ये आपका आज का क्विज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको पहले एक ट्राई दो, आपको पता लगे आपको कितना आता है। अब जो इस क्विज़ में सारे कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हो, सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स या वोकैबुलरी के, ये आप सीखोगे आज के इस आर्टिकल में से। आर्टिकल का नाम है द बिग पुश। मैं ट्रांसलेट भी करूँगा, कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान दूंगा और वोकैब और ग्रामर पे अलग से फोकस आपका करवाता हूँ। तो पूरे मन से सीखना और 5 में से 5 नंबर आपको मिलने चाहिए इस क्विज़ में। सेशन के लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। द बिग पुश। देखिए पुश का मतलब होता है धक्का, कैंपेन, अभियान, ड्राइव, थ्रस्ट। किसी काम के लिए जब आप जल्दीबाजी करते हो ना, किसी काम के लिए आप जो धक्का देते हो वो कहलाता है पुश। कह रहे एक बड़ा सा पुश आया है किसी चीज़ के लिए। अब किसकी बात कर रहा है? ऑन जो बाइडेंस सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज प्लान। ये बात कर रहा है अमेरिका के यूएस के जो है प्रेसिडेंट की, जो बाइडेन की। उनका एक नया प्लान आया सोशल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को लेकर के। अभी डिटेल में देखेंगे क्या प्लान है। पुश नाम के वर्ड को समझ लेना। किसी काम के लिए जब जल्दीबाजी करो, कैंपेन बोल दो, ड्राइव बोल दो, ट्रस्ट बोल दो, अभियान भी इसको बोल सकते हो हिंदी में। अब चलिए कह रहा है बाइडेन विल हैव टू निगोशिएट टू प्रमोट हिज विजन फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। कह रहे जो बाइडेन नाम का आदमी है ना, इसको फ्यूचर में इस काम को करना ही पड़ेगा। विल प्लस में हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये बताते हैं आपके ऑब्लिगेशन को, किसी काम को करने की आपकी मजबूरी को। और विल बताता है फ्यूचर को। तो कह रहा है बाइडेन की फ्यूचर में मजबूरी है कि वो निगोशिएट करे ही करे, बार्गेन करे ही करे, मोल भाव करे ही करे, ताकि प्रमोट कर पाए वो अपनी विज़न को, अपने नज़रिए को। और किसके लिए भाई? इसका वो नज़रिया जो है वहाँ के समाज की सुरक्षा के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। समझ गए ना? तो बाइडेन का नज़रिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोग इसके नज़रिए से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, है ना, इसके नज़रिए को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उन लोगों से इस आदमी को फ्यूचर में निगोशिएट करना पड़ेगा, मोल भाव या बातचीत करनी पड़ेगी। समझ आ गया? बाइडेन आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में। विल हैव टू निगोशिएट ये आपकी वर्ब है। एक्चुअल में वर्ब आपकी विल हैव है ना, टू निगोशिएट यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है। निगोशिएट का मतलब मोल भाव करना, जैसे आप ऑटो वाले से करते हो, सब्जी वाले से करते हो ना। नहीं भैया बस 20 रुपये में नहीं, 15 रुपये में चलो। तो ये बार्गेन, हैगल और निगोशिएट मोल भाव को बताते हैं। विजन होता है आपका नज़रिया, दृष्टिकोण। इसको पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, इसको व्यू भी बोलते हैं, है ना। अब देखो दो वर्ड्स हैं अपने पास, पैनोरमा और बर्ड आई व्यू। इनका मतलब होता है आपकी ब्रॉड विजन। बर्ड आई व्यू और पैनोरमा का मतलब है आप देख तो रहे हो, नज़रिया तो है, लेकिन आज का नहीं, आज से 20 साल बाद का। समझ गए ना? एक ब्रॉड सा नज़रिया कहलाता है बर्ड आई व्यू या पैनोरमा। ये दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, इनको आप बहुत बार जो है आर्टिकल्स में इनकाउंटर करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब्स को आपको ध्यान देना है पढ़ते हुए सेंटेंसेस को। जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब आपके हाथ में पकड़ में आता है, ग्रीन में सब्जेक्ट, पिंक में वर्ब, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा आपकी बेहतर बनती है। तो ध्यान देते रहना, हर सेंटेंस का मैंने ऐसे ही मार्क किया हुआ है। सारी अब मैं वोकैब दिखा देता हूँ इस आर्टिकल की आपको, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ पाओ। उससे पहले ऐड करूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा जरूर उठाएं, कोड लगाएं YT10। चलिए अपनी वोकैब शीट है। सैटरडे संडेज़ को मैं इस पर क्विज़ भी करवाता हूँ और बहुत सारे वर्ड्स इसमें हमने डिटेल में किए हुए हैं। रोज़ मैं इसको अपडेट करता हूँ इस ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी ग्रुप को ज्वाइन करना, 17,000 इसमें मेंबर्स हैं। देखिए आज के वर्ड्स कौन से हैं? सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव, क्रैक डाउन, कॉन्ट्रम, कॉन्स्टिट्यूएंट और ऑफसेट। मज़े की बात यह है कि सारे के सारे वर्ड्स पुराने हैं, आज एक भी नया वर्ड हमारे पास नहीं है। सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव को मैं साथ लेके चलता हूँ क्योंकि एक जैसे वर्ड्स हैं,
सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसीडरेबल, जो साइज में बहुत बड़ा हो, जिसको नज़रअंदाज ना कर पाओ। जैसे द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन हैव बीन सब्सटेंशियल, लॉकडाउन का जो असर है, जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत सब्सटेंशियल रहे हैं, बहुत ही बड़े रहे हैं अपने साइज में, कंसीडरेबल रहे हैं, है ना, सब्सटेंशियल। ये जो दूसरा वर्ड है ना सब्सटेंटिव, इसका मतलब होता है गंभीर या कोई ऐसी चीज़ जो किसी गंभीर चीज़ से जुड़ी हो, समझ गए ना, थॉटफुल हो, डेलिब्रेट हो, बहुत सोच समझ के की गई हो, सब्सटेंटिव। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, सरकार ने ऑर्डर कर दिया है एक गंभीर सी इन्वेस्टिगेशन को इस मैटर में। तो ऐसे मजाक मस्ती नहीं चाहिए सरकार को, पूरी एक गंभीर इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की जांच चाहिए, सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन। दोनों वर्ड्स दिमाग के कोने में रखना, क्योंकि दोनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं, सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव। आगे बढ़े, क्रैक डाउन, एक वर्ड है क्लैम्प डाउन, एक वर्ड है कर्ब, कंट्रोल या रेन इन। इन सब का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना या शिकंजा कसना। अगर सही शब्दों में बताऊं तो शिकंजा कसना, है ना, क्रैक डाउन और क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन को शिकंजा कसने को आज आप आर्टिकल में देखोगे। द टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन या क्लैम्पिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स। टैक्स के जो बाबू हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है शिकंजा कसना टैक्स चोरों पे, टैक्स इवेडर्स पे, समझ गए ना, शिकंजा कसना। एक वर्ड है कॉन्ड्रम, इसका मतलब होता है पजल, एक अपने आप में मिस्ट्री जो आपको समझना है, आपके सामने रखी हो पर आप उसका हल ना निकाल सको, कॉन्ड्रम। मुर्गी पहले आई या अंडा आया, है ना, बहुत ही आपको क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ कॉन्ड्रम का। द सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज ए कॉन्ड्रम, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो अपने आप में एक मिस्ट्री बन चुकी है, रिडल बन चुकी है, समझ में नहीं आ रहा इसका हल क्या निकालें, कॉन्ड्रम। तो कॉन्ड्रम को आज आप आर्टिकल में देखोगे। एक वर्ड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एक छोटा हिस्सा किसी बड़ी सी चीज़ का। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना, गाड़ी का एक पहिया जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका गियर बॉक्स जो है वो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। किसी बड़े चीज़ सामान का छोटा सा पार्ट उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका एक इंग्रेडिएंट कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट का एक एडिशनल मीनिंग भी है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का एक वोटर, समझ गए मेरी बात को, दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं। अगर आप कहीं किसी एरिया के वोटर हो देन यू आर ए कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर आप किसी बड़े सामान के एक छोटा सा पार्ट हो देन ऑल्सो यू आर ए कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आज इसका जो आप दूसरा वाला मीनिंग देख रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूएंट का, वोटर वाला, इसको आर्टिकल में देखोगे। वर्ड्स के अगर एक से ज़्यादा मीनिंग हो तो दोनों को जानना जरूरी है ना, ध्यान दोनों पे दिया करो। लास्ट वर्ड है ऑफसेट, इसका मतलब होता है भरपाई करना। मान लो आपको नुकसान हुआ 1000 रुपये का, अब 1000 रुपये का आपको मुनाफा कमाना पड़ेगा अगर शाम को आप बिना नुकसान के घर जाना चाहते हो। तो 1000 का नुकसान उसको ऑफसेट करेगा 1000 रुपये का प्रॉफिट, काउंटर बैलेंस करेगा, मेकअप फॉर करेगा, कंपेंसेंट फॉर करेगा, भरपाई करेगा, है ना। योर वर्च्यूज़ कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसेस, आपके जो वर्च्यूज़ हैं, आपके जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो गुण हैं, वो काउंटर बैलेंस या भरपाई नहीं कर सकते आपके वाइसेस के, आपके पापों को और आपकी बुराइयों को। पापों की सज़ा भगवान देगा, अच्छी बातों का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है ना। दोनों चीज़ें आपस में काउंटर बैलेंस नहीं होती हैं। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना करके पांचों वर्ड्स मैंने समझा दिए हैं, बहुत बार कर चुके हैं। रिवीजन अपना चालू रखो तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। चलिए समरी टाइम, किस बारे में लिखा हुआ है हमें पता लगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। जो बाइडन ने प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले वहाँ की जनता को एक वादा किया कि मैं स्कूल्स, कॉलेजेस, पेंशन्स और हेल्थ केयर को अच्छा बनाऊंगा, मैं वहाँ के हॉस्पिटल्स को दुरुस्त करूँगा, यानी सोशल सिक्योरिटी पे काम करूँगा। और दूसरा वादा किया मैं क्लाइमेट चेंज पे काम करूँगा, मैं ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करवाऊँगा, सोलर पावर, विंड पावर में थोड़ा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये दोनों वादों को पूरा करने का वक्त आया 10 महीने बाद। तो इन दोनों कामों के लिए जो बाइडन ने एक स्कीम लॉन्च कर दी। स्कीम की कीमत थी $1,85,000, $1.85 ट्रिलियन। अब इसका अमाउंट इतना बड़ा है 1,85,000, दुनिया की बहुत कम इकॉनमीज है जो इस जो है पैकेज के बराबर है। समझ रहे हो, इंडिया की 70% इकॉनमी जो है इस पैकेज में पूरी हो जाती है। इतना बड़ा पैकेज जब इसने लॉन्च किया तो अमेरिका में लड़ाई हो गई विरोधी दलों में, और जो सत्ता में बैठे हैं, बाइडन की पार्टी बोलती है पैकेज अच्छा है, ट्रंप की पार्टी बोलती है पैकेज को हटा दो, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि बाइडन का आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल है, पैकेज की अमेरिका को बहुत ज़रूरत है, वादा भी किया हुआ था वहाँ की जनता को, कैसे भी करके बाइडन को निगोशिएट करना पड़ेगा और इस पैकेज को फाइनली जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। बस यही आज इसकी समरी है, एनालिटिकल टोन है, एनालाइज कर रहा है पैकेज में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, और कैसे ये रास्ता पास करेगा बाइडन, आगे इस पैकेज को लेकर के जाएगा। समझ गए। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन लास्ट में दे दूंगा। हाँ,
ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ये सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट ऐप पे छोटे छोटे कोर्सेज की फॉर्म में अवेलेबल है। ऐप का नाम है योर इंग्लिश ट्यूटर। प्ले स्टोर से मिल जाएगी या लिंक में डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल दूंगा। स्टोर टैब में आपको मिलेंगे सारे कोर्सेज। राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से लिखें कैसे इंग्लिश में, यूपीएससी बैंकिंग के लेवल तक कैसे आएँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए। ये कोर्स की कीमत है 699, लेकिन ये 499 में मिल जाता है अगर कोड लगाते हो YT200। उसी तरीके से एसएससी का भी कोर्स है, 60 घंटे का। मैंने आपको प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं, नई वीडियोज़ भी इसमें आती रहती हैं। इसको आप 50 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो, मात्र अफोर्डेबल प्राइसेस में। बैंकिंग के भी कोर्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस का मैंने कॉम्बो ही बना दिया है 139 रुपीज़ का। ये कॉम्बो भी ऐप पे अवेलेबल है। सारे प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं, बैंकिंग हर एग्जाम के, है ना। आप अलग अलग परचेज करोगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बैंकिंग का प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग है। तो आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हो। ऐप का लिंक कमेंट्स में, कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करो, आपको रिप्लाई। चलिए, कह रहा है इन वर्ड अपीयर्स टू बी अ रश टू द फिनिश लाइन बट is in fact the intention to fulfill long-standing policy promises of Democratic Party. US President Joe Biden sought to push through Congress an omnibus mega bill seeking $1.85 trillion for social security and climate change. थोड़ा सा ट्विस्टेड सेंटेंस है, लेकिन इसको पीस बाय पीस पढ़ना है। कह रहा है इन, जब भी इन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ में। इन वर्ड मतलब एक ऐसी चीज़ में। कह रहा है एक ऐसी चीज़ जो कि दिखाई देती है, अपीयर होती है अपने आप में एक हड़बड़ी, टू बी अ रश। रश मतलब जल्दीबाजी या हड़बड़ी। कह रहे एक ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई देती है एक हड़बड़ी या रश, और किस चीज़ के लिए, फिनिश लाइन के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कह रहा लेकिन जो वास्तव में है, जो कि बट इज इन इनफैक्ट है, एक इरादा, एक इंटेंशन पूरा करने का, फुलफिल करने का, ऐसे पॉलिसी प्रॉमिस को, ऐसे पॉलिसी के वादों को जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो अभी भी लंबे वक्त से पेंडिंग है। और वादे किसके? डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो बाइडन की पार्टी के। कह रहे एक ऐसी चीज़ जो दिखने में लगती है हड़बड़ी, लेकिन वास्तव में है बहुत बड़ा वादा जो बाइडन का, जो आज भी पेंडिंग है, पूरा हुआ नहीं है। कह रहे ऐसी एक चीज़ है ना, इसमें जो बाइडन ने सॉर्ट किया, ऐसे एक काम में जो बाइडन ने कोशिश की, और क्या करने की, कि वो पुश थ्रू करे, वो धक्का मारे। पुश थ्रू का मतलब होता है धक्का मार के कहीं से पार लगाना। तो वो धक्का मार के पार लगाए, और कहाँ से? कांग्रेस में से पार लगाए एक ओमनीबस मेगा बिल को, एक बड़े से मेगा बिल को, जो ओमनीबस है, जो मल्टीपर्पज़ है, जिसका सिर्फ एक मकसद नहीं है, जिसके कई पहलू हैं। और बिल वो वाला जो सीख करता है इतने सारे पैसे को सोशल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के नाम पे। समझ गए? ऐसे पढ़ा जाता है सेंटेंस। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसकी स्ट्रक्चर समझा दूंगा, आराम से पढ़ो। एक ऐसी चीज़ जो दिखती है एक हड़बड़ी, अपीयर होती है एक रश, फिनिश लाइन के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन वास्तव में वो रश है नहीं, वास्तव में लंबे वक्त से बना हुआ पॉलिसी प्रॉमिस है। उस इरादे की बात हो रही है जो उस पॉलिसी प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा ना। और पॉलिसी प्रॉमिस है डेमोक्रेटिक पार्टी का। कह रहा है ऐसे काम को करते हुए जो बाइडन ने कोशिश किया कि वो पुश थ्रू करे, पार लगाए ज़बरदस्ती कांग्रेस के एक बड़े से मेगा बिल को, जिसके कई पहलू हैं, ओमनीबस है। और बिल वो वाला है जो सीख करता है, पाने की कोशिश करता है $1,85,000 ट्रिलियन। किसके लिए? सोशल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों कामों के लिए। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर। जो बाइडन सॉट, सब्जेक्ट है आपका बाइडन, वर्ब है आपकी सॉट। यहाँ पे वर्ड की वर्ब है अपीयर्स, रिलेटिव प्रोनाउन है वर्ड। जब भी आप यूएस प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, मैनेजर, कोई भी पोस्ट का नाम ले, छोटी या बड़ी, उसके आगे हमेशा द लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही उस टाइटल के आगे आप उस आदमी का नाम भी लिख दें जिसने उस पोस्ट को अज्यूम किया हुआ है, तब आप द को यूज़ नहीं करते हो। तो अगर खाली यूएस प्रेसिडेंट लिखा होता और जो बाइडन यहाँ पे ना लिखा होता, उस केस में मुझे यूएस प्रेसिडेंट के आगे द लगाना था। लेकिन जैसे ही इसका नाम लिख दिया ना आदमी का, अब प्रेसिडेंट के आगे द नहीं आएगा। समझ गए? जानते हो ना इतना? सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। वट की दो वर्ब्स हैं, पहली अपीयर्स, दूसरी वर्ब है इज। फुलफिल करना मतलब किसी चीज़ को पूरा करना। लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग पेंडिंग, लॉन्ग अवेटेड, लॉन्ग एंटिसिपेटेड, चारों का मतलब है ऐसी चीज़ जिसका लोगों को लंबे वक्त से इंतजार है ना। ओमनीबस, जिसके कई सारे पर्पज़ हैं, जिसके कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ जिसके कई सारे पहलू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा while the initiative seemed to be a thrust forward on a shorter timeline so that Mr. Biden could speak of his domestic agenda achievements at the G20 meeting in Rome and COP26 in Scotland, the once-in-a-generation bill speaks to issues such as providing universal pre-kindergarten. अब ये बहुत लंबा है सेंटेंस,
आगे आप देखोगे ना तो यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक चलेगा। लेकिन अपने को इतना ही पढ़ लेना है, बाकी का सेंटेंस अपने आप ही आप बना लोगे, ठीक है। इतना आपने पढ़ लेते हैं। कह रहे जहाँ वाइल, ये जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, जो नया कदम है बाइडन का, कह रहे दिखाई देता था कि ये थर्स्ट फॉरवर्ड है, ये आगे की तरफ एक धक्का है, पुश फॉरवर्ड है। और किस पे? शॉर्टर टाइमलाइन पे, छोटे से टाइम पीरियड पे। देखने में ये लगता है कि बाइडन और उसकी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि 5-4 दिनों में इस बिल को कैसे भी करके पास करवा दें। थर्स्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखने में लगता था ये ऐसा ही है। कह रहा क्यों? ताकि जो मिस्टर बाइडन है ना, वो बात कर सकें, स्पीक ऑफ कर सकें, जिक्र कर सकें उसके डोमेस्टिक एजेंडा की अचीवमेंट्स का, उसकी घरेलू नीतियों में जो उपलब्धियां रही हैं, जो अचीवमेंट्स रही हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन सकें। अब देखो ये मुँह मियाँ मिट्ठू कहाँ बनेंगे? एक तो बनेंगे G20 की मीटिंग में रोम के अंदर, एक COP26 मीटिंग में जो होने वाली है स्कॉटलैंड के अंदर। कह रहे ऐसा देखने में जहाँ लगता है कि बाइडन जो है पूरी जल्दबाजी में है, कैसे भी करके इसको मैं धक्का मार के पास करवा दूँ, ताकि मैं इन दोनों जगह अपनी जो है कहानी गा करके सबको बता सकूँ, पूरी दुनिया को। कह रहे जो वंस इन ए जनरेशन बिल है ना, ऐसा बिल जो अमेरिका का एक आदमी, एक जनरेशन अपनी ज़िंदगी में एक ही बार देखेगा, इतना बड़ा बिल है। कह रहे ये स्पीक टू करता है, ये एड्रेस करता है, ये सोल्यूशन लेके आता है उन इश्यूज़ का, उन मुद्दों का, जैसे कि ये सारे के सारे मुद्दे। अब ये सारे मुद्दे इसने बताए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। इतना समझ गए ना? ऊपर वाला, एक बार ऊपर वाला रिपीट कर देता हूँ, फिर ये मुद्दे अपने एक एक करके देख लेंगे। कह रहा है जहाँ पे इनिशिएटिव दिखाई देता है कि ये आगे की तरफ एक धक्का है, बहुत ही कम टाइमलाइन में, बाइडन बहुत जल्दी कर रहा है ताकि वो बातचीत कर सके, सबको बता सके इन दोनों मीटिंग्स के अंदर मैंने क्या क्या अपने देश में करके दिखाया है। कह रहा दिखता होगा आपको, ऐसा लगता होगा, लेकिन ये वास्तव में जो बिल है, ये ऐसा बिल है जो अमेरिकन हमेशा एक ज़िंदगी में एक ही बार देख पाएगा। इतना बड़ा बिल है और सारे इश्यूज़ को सोल्यूशन लेकर के आ सकता है। अब इश्यूज़ सारे बता रहा है आपको। पहला है प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल प्री किंडरगार्टन, सभी को यूनिवर्सल प्री किंडरगार्टन एजुकेशन मिलेगी, बच्चों को प्ले स्कूल में मुफ्त में सभी को ना एनरोलमेंट या एडमिशन मिल जाएगा। फिर काम मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा वहाँ पे? एक्सटेंडिंग एंड एक्सपेंडेड क्रेडिट फॉर जो है पेरेंट्स, ऐसे कपल्स जो माँ बाप हैं जिनके पास बच्चे हैं, उनको ज़्यादा बड़ा टैक्स क्रेडिट मिलेगा, टैक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी। अमेरिका की सरकार चाहती है बच्चे पैदा करो, है ना, जितने कर सकते हो, तो अगर आप माँ बाप हो तो आपको ज़्यादा छूट मिलेगी टैक्स में। फिर और ज़्यादा रिड्यूस किया जाएगा, फर्दर रिड्यूसिंग हेल्थ केयर प्रीमियम्स फॉर दोज कवर्ड अंडर द ओबामा एरा अफोर्डेबल केयर एक्ट। तो जिन्होंने ओबामा के टाइम में सरकारी इंश्योरेंस को सब्सक्राइब किया था, उन लोगों के सरकारी इंश्योरेंस की किस्त को कम किया जाएगा, प्रीमियम को कम किया जाएगा। फिर और चौथा काम क्या होगा? रिड्यूसिंग अ वेटिंग लिस्ट फॉर इन होम केयर। अमेरिका में बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकारी अस्पताल में अपनी देखभाल करवाना चाहते हैं लंबे वक्त तक, इन होम मतलब सरकारी होम के अंदर, तो उनकी एक वेटिंग लिस्ट होती है। इस बिल से उनकी वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी, नए अस्पतालों को खोला जाएगा। फिर और क्या है? बिल्डिंग अ मिलियन यूनिट्स ऑफ लो इनकम हाउसिंग, 10 लाख यूनिट्स बनाई जाएंगी छोटे लोगों के लिए, छोटे घरों की, है ना, जिनकी इनकम कम है, लो इनकम वाले घर। और वर्कर ट्रेनिंग होगी और हायर एजुकेशन भी दी जाएगी। तो ये ऐसा बिल है, ये ऐसा मल्टीपर्पज़ बिल है, सब चीज़ों को अमेरिका में सुधारने की कोशिश कर रहा है, इतना बड़ा पैसा लगा करके। समझ गए? सेंटेंस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बाइडन की वर्ब कुड स्पीक, बिल की वर्ब है स्पीक, वंस इन ए जनरेशन जो एक आदमी एक ज़िंदगी में एक बार देखे, प्रोवाइडिंग, एक्सटेंडिंग, रिड्यूसिंग, बिल्डिंग, ये सारे के सारे काम इस बिल से होने वाले हैं। सच है इसके बाद, ऐसी बनी है इसकी स्ट्रक्चर। अब एक छोटी सी मैं आपको टिप दे देता हूँ यहाँ पे। ये स्पीक के बाद में आप ऑफ देख रहे हो, कभी कभी आप टू देखोगे, कभी कभी अबाउट देखोगे, कभी कभी विद देखोगे, विद, ठीक है। ये स्पीक और टॉक दोनों के साथ ही होता है। स्पीक टू मी, स्पीक विद मी, स्पीक अबाउट दैट या स्पीक ऑफ समथिंग, चारों में फ़र्क क्या है? बड़ा आसान है, नोट्स बना लेना, मैं भी समझा रहा हूँ। याद आपको तभी रहेगा जब आपके पास नोट्स होंगे। अगर किसी आदमी से बात कर रहे हो तो स्पीक टू करेंगे, अगर उससे एड्रेस कर रहे हो आप उस पर्सन को, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को भाषण दे रहे हो, अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो स्पीक टू करोगे दैट पर्सन, ठीक है ना। अगर किसी से टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हो, बैठ के शांति से बात कर रहे हो, तो स्पीक विद करोगे, टॉक विद करोगे, ठीक है। दोस्त करते हैं स्पीक विद, और न्यूज़पेपर एंकर करता है आपसे स्पीक टू, है ना। अच्छा, अगर स्पीक या टॉक ऑफ कर रहे हो तो किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हो, डिटेल में उसकी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन स्पीक या टॉक अबाउट कर रहे हो, किसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहे हो। आदमी से बात कर रहा तो स्पीक टू, वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन तसल्ली से तो स्पीक या टॉक विद। किसी चीज़ के बारे में बात की, खाली जिक्र किया तो स्पीक ऑफ या टॉक ऑफ। किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की तो स्पीक या टॉक अबाउट।
चलिए बस यही है, इसमें 4 ही प्रपोजिशन लगेंगी, बार बार इनको आप देखोगे। कोशिश मेरी ये होती है एक साथ में आपको दे दूं मैं, ताकि आप इसको अच्छे से बाद में रिवाइज कर सको। आ जाओ आगे। कह रहा है टू बैलेंस द इम्प्लाइड कंसीडरेबल हाइक इन फेडरल पब्लिक एक्सपेंडिचर द बिल proposes टू रेज रेवेन्यू वाया अ 15% मिनिमम टैक्स on the reported profits of large corporations, clamping down on profit shifting by multinationals, tighter enforcement for large corporations and ultra high net worth individuals। अब देखो ये वही है, ये पूरा ही सेंटेंस है, समझ रहे हो, ए यहाँ तक। लेकिन परेशान नहीं होना है, अपने को तो ऊपर वाला पढ़ लेना है, बाकी तो सब एग्जाम्पल दिए हुए इसने, है ना। इतना ही आपका सेंटेंस है। कह रहा है बैलेंस करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए, बराबरी करने के लिए, भरपाई करने के लिए। बैलेंस करना मतलब दो चीज़ों को संतुलित करना। किसको भाई? जो इम्प्लाइड कंसीडरेबल हाइक है। कंसीडरेबल मतलब सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, बहुत बड़ा। हाइक का मतलब होता है इजाफा। इम्प्लाइड का मतलब है जिसकी तरफ इशारा किया गया, साफ साफ कहा नहीं गया है। और किस में? फेडरल पब्लिक एक्सपेंडिचर में, अमेरिका के सरकारी बजट में। फेडरल मतलब वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब बजट। कह रहा है बैलेंस करने के लिए जो इस बिल में इतना सारा खर्चा किया जाएगा उसकी भरपाई करने के लिए होगा क्या? कह रहा है बिल जो है ना ये प्रपोज करता है, ये क्या प्रपोज करता है भाई, क्या ऑफर रखता है कि रेज कर देंगे रेवेन्यू को, बढ़ा देंगे अपनी कमाई को। बस पब्लिक पे खर्चा करना है इतना सारा, तो पैसा तो कहीं से आएगा ही। तो बिल में लिखा हुआ है पैसा कैसे आएगा, हम अपनी अमेरिका की सरकार की कमाई को बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे? अब ये सारे तरीके बताए हैं। जरिए बढ़ाएंगे 15% मिनिमम टैक्स लगा के रिपोर्टेड प्रॉफिट पे लार्ज कॉरपोरेशंस के। कोई भी बड़ी कॉरपोरेशन है उसके सारे प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स तो लगेगा। अब ऐसा क्यों होगा? ताकि क्लैम्प डाउन किया जा सके, शिकंजा कसा जा सके, कंट्रोल किया जा सके प्रॉफिट शिफ्टिंग के काम को मल्टीनेशनल्स के द्वारा। तो गूगल क्या करती है? बहुत सारा पैसा कमाती है अमेरिका में, फिर वहाँ से वो पैसा फ्रांस में, इंडिया में इन्वेस्ट कर देती है। अमेरिका की सरकार को उस पैसे पे टैक्स नहीं मिलता, तो इसने क्या बोला, कम से कम 15 तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, फिर तुम चले जाओ चाहे वेस्ट इंडीज़ में जाके इस पैसे को इन्वेस्ट कर आओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहला काम तो ये करने वाले हैं, सबको आड़े हाथों लेंगे मल्टीनेशनल्स को, समझ गए ना, प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकेंगे। दूसरा काम, और ज़्यादा इन्फोर्समेंट होगा, और ज़्यादा नकेल कसी जाएगी, इम्पोज किया जाएगा, और किसके लिए? लार्ज कॉरपोरेशंस के लिए और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये जो काम हो रहा है ना ऊपर वाला, ये सबके लिए तो है, लेकिन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन को तो खास नज़र, पैनी नज़र से ये काम किया जाएगा। और जैसे बिल गेट्स जैसे लोग हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं, उन पे खास निगरानी रखी जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? 1% टैक्स लगेगा कॉरपोरेट टैक्स बायबैक पे। अब ये बायबैक के अंदर मैं घुसूंगा नहीं, है ना, बहुत डिटेल में चले जाएंगे। ये एक एक्टिविटी होती है जो लोग टैक्स बचाने के लिए कॉर्पोरेट्स करते हैं ना, अपने शेयर्स को खरीद लेते हैं टैक्स को बचाने के लिए। तो कह रहा है उस पर भी 1% टैक्स लगाएंगे जो अभी तक नहीं लगता था। फिर आगे क्या हो रहा है? अब आगे ये सब चीज़ें हैं, एन एडिशनल 5% टैक्स ऑन इनकम एक्सीडिंग 10 मिलियन अ ईयर। तो 5% और टैक्स लगेगा अगर साल के कोई $1 करोड़ से ज़्यादा कमाता है अमेरिका में। और अनदर 3% लगेगा, और ऊपर लग जाएगा 3, 5 + 3 8, अगर इनकम आपकी $2.5 करोड़ से ज़्यादा है ना। ऐसे टैक्स लगाए जाएंगे। और पॉलिसीज आएंगी ताकि लिमिट किया जाए बिजनेस के लॉसेस को, बहुत ही वेल्दी लोगों के लिए। वेल्दी लोगों के लिए सिर्फ टैक्स नहीं है, उनके लॉसेस को कम करने के लिए ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जाएंगी। और 3.8% का मेडिकेयर टैक्स लगेगा उन लोगों पे जो $4 लाख से एक जो ज़्यादा कमाते हैं और अभी तक वो टैक्स पेयर की कैटेगरी में नहीं आते हैं ना, आज तक उन्होंने टैक्स नहीं दिया। तो बस यही कर रहा है ना, रॉबिन हुड वाला काम। अमीरों से लूँगा, सारा पैसा खींचूंगा और अमेरिका के गरीबों में बांटूंगा, कैसे भी करके अमेरिका में रिसेशन की मार को कम करूंगा कोविड के बाद। ये है जो बाइडेन का प्लान। समझ गए? सेंटेंसेस लंबे हैं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसानी से आप समझ पाए, है ना। बिल की वो पे प्रपोजेस, रेज करना मतलब उठाना या बढ़ाना। कंसीडरेबल, सिग्निफिकेंट आप जानते हो। सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव के बीच का फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। सब्सटेंशियल मतलब बहुत बड़ा, सब्सटेंटिव मतलब बहुत गंभीर। अच्छा, बाकी कुछ देखने वाला है क्या? क्लैम्प डाउन, शिकंजा कसना, है ना। इन्फोर्समेंट मतलब रूल्स को लगाना। एक्सीडिंग मतलब ज़्यादा, मोर देन। हु की वर्ब है डिड नॉट प्रीवियसली पे, ये आया उन लोगों के लिए जो $4 लाख से ज़्यादा, डॉलर से ज़्यादा कमाते हैं साल के अंदर। अच्छा, ये टू बैलेंस जो आप देख रहे हो ना, इसकी जगह ऐसा भी लिखा जा सकता था इन ऑर्डर टू बैलेंस। इसकी जगह ऐसा भी लिखा जा सकता था इन अ बिड टू बैलेंस। इसकी जगह ऐसा भी लिखा जा सकता था सो एज टू बैलेंस, या फिर विद अ व्यू टू बैलेंस। समझ रहे हो? सारे के सारे ये फ्रेज बताते हैं आपके मकसद को, कौन सा काम किस वजह से आप कर रहे हो।
टू बैलेंस, इन ऑर्डर टू बैलेंस, इन अ बिड टू बैलेंस, सो एज टू बैलेंस या विद अ व्यू टू बैलेंस। ध्यान ये रखना है ये सब ठीक है, लेकिन विद अ व्यू टू के साथ में बैलेंसिंग आएगा। समझ गए? मीनिंग सबका सेम है, लेकिन विद अ व्यू टू क्या लेता है, अपने बाद में लेता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंट। मीनिंग सबका सेम है। बढ़े आगे, ये सारे फ्रेज आपके दिमाग में होने चाहिए। मैं कभी भी पूछूं तो पांचों फ्रेज ये इसी ऑर्डर में आपके दिमाग में आने चाहिए। जब उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी आएगी तभी आप जो है अच्छे से अपना एग्जाम जो है हैंडल कर सकते हो, आजकल का जैसा पेपर आपका आ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा ऑल्दो डेमोक्रेट्स हैव 50 senators in the upper house of Congress and Vice President Kamala Harris could cast a tie-breaking vote should the need arise. The passage of this bill, which will be remembered as a major component of Mr. Biden's legacy, hangs on the razor's edge. अब बता रहा है इस बिल के ऊपर विवाद क्या है। ये ठीक है, सब काम करेगा, इसमें दिक्कत क्या है। कह रहा है हालांकि जो डेमोक्रेट्स हैं ना उनके पास 50 सेनेटर हैं अपर हाउस में, वहाँ की राज्यसभा में, और किसमें, वहाँ की कांग्रेस की, वहाँ के मंत्रिमंडल की। और कह रहे जो वाइस प्रेसिडेंट जो है इस जो है बाइडन की, वो कास्ट कर सकती है एक टाई ब्रेकिंग वोट को। उसका वोट जो है वो ऐसा वोट होगा जो टाई को ब्रेक कर देगा, है ना, जो एक तरफ जो है पलड़े को झुका देगा। कह रहा है अगर नीड की जरूरत हुई, शुड द नीड अराइज, ये फर्स्ट कंडीशनल ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। अगर जरूरत पड़ी तो कमला हैरिस वोट करेगी 50 का 51 करके जो बाइडन को हेल्प करेगी। कह रहा है जहाँ ऐसा है, वहीं दिक्कत की बात क्या है। कह रहा है जो रास्ता है ना, पैसेज जो है, जो कोर्स है, जो पाथ है इस बिल का, जिसको याद रखा जाएगा जो बाइडन के एक मेजर कंपोनेंट तौर पे, जो बाइडन की विरासत के एक बहुत बड़े हिस्से के तौर पे, है ना, इस बिल को हमेशा याद रखेंगे लोग। कह रहा है ये जो बिल, ये जो पैसेज है ना, ये आज भी हैंग है, लटक रहा है तलवार की धार पे। समझ गए? बिल्कुल इसके पास पूरा सपोर्ट है बाइडन के पास, है ना, कमला हैरिस भी सपोर्ट कर रही है इसको, लेकिन बावजूद इनको डर लग रहा है इस सपोर्ट के कि एक या दो आदमी भी अगर बागी हो गए तो ये बिल जो है धरा का धरा रह जाएगा। आज भी इसका रास्ता रेजर की धार पे चल रहा है, तलवार की नोक पे अटका हुआ है। समझे सेंटेंस को? अब देखो इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो। डेमोक्रेट्स की वर्ब है हैव, कमला हैरिस की वर्ब है कुड कास्ट, नीड की वर्ब है शुड अराइज। ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है मैं आपको भी समझा देता हूँ। फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। आगे देख लो। पैसेज की वर्ब है हैंग्स, हैंग ऑन रेजर एज का मतलब होता है तलवार की धार पे होना, एकदम रिस्क में होना। विच की वर्ब है विल बी रिमेंबर्ड। अब देखने वाली चीज़ है शुड द नीड अराइज, ये कैसे बना हुआ है। इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल ऑल्टरनेटिव फॉर्म। इफ द टीम प्लेज वेल वी कैन विन द मैच। अगर टीम अच्छा खेलती है तो हम मैच को जीत सकते हैं। कंडीशनल तो आप जानते ही हो, है ना। इसी कंडीशनल को मैं अब ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लिखना जा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशनल को कैसे लिखूंगा, इफ को निकाल दो, इसकी जगह लिख दो शुड द टीम प्लेज वेल वी कैन विन द मैच। अब देखो जब आप ऐसा करते हो ना तो गलती छोड़ देते हो बीच में। गलती क्या है, हेल्पिंग वर्ब अब शुड रख दी गई है, मेन वर्ब अब कैसी आएगी, बेस फॉर्म में आएगी। कहने का मतलब क्या है, टीम के हिसाब से प्लेज तो ठीक था यहाँ पे, लेकिन शुड के आने के बाद अब प्लेज नहीं, अब प्ले लिखना पड़ेगा। मॉडल वर्ब अपने बाद में हमेशा बेस फॉर्म को लेती है, एस या ई एस को नहीं लेती है। तो शुड द टीम प्ले वेल वी कैन विन द मैच। समझ गए ना। तो ऐसे फर्स्ट कंडीशनल का ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाए। यहाँ भी ऐसा लिखा हुआ है शुड द नीड अराइज, अराइजेस नहीं है। आगे बढ़े। ये कास्ट को देख लेना। कास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना या डिपॉजिट करना। कास्ट लाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना। कास्ट वोट का मतलब होता है मतदान करना। कास्ट डाउट का मतलब होता है शक के दायरे में किसी चीज़ को घेरना। कास्ट द नेट वाइड ईडियम का मतलब होता है अपने जाले को, अपने जाला मतलब आपका जो कवरेज है उसको वाइड करना, है ना, अपनी कवरेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेना। कास्ट द नेट वाइड करना। तो ये कास्ट से बनने वाले सारे के सारे ईडियम्स हैं। कास्ट 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 ये वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। और कास्ट एक नाउन भी है जो सरनेम कहलाता है। जैसे आप ब्राह्मण हो, बनिया हो, है ना, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो वो आपकी कास्ट है। ध्यान देने की एक ही चीज़ है, ये कास्ट में ई लगेगा, लेकिन इस कास्ट में वर्ब फॉर्म में ई नहीं लगता है। इसको निकालो 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 और निकालो। कास्ट वर्ब है बिना ई के और कास्ट नाउन है सरनेम ई के साथ में। ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनको आपस में कंफ्यूज मत करना। समझ गए ना। कास्ट 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 ये वर्ब ऐसे ही चलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस इज इन पार्ट बिकॉज एटलीस्ट 2 senators फ्रॉम एरिजोना एंड वेस्ट वर्जीनिया आर पोटेंशियल होल्ड आउट्स। कह रहा है ये इस वजह से हो रहा है, इन पार्ट आधा आंशिक तौर पे इस वजह से हो रहा है क्योंकि कम से कम 2 senators
एक तो एरिजोना वाला और एक वेस्ट वर्जीनिया वाला, ये संभावित तौर पे होल्ड आउट्स हैं। होल्ड आउट क्या होते हैं? बड़े ही धूर्त लोग, बड़े ही चालाक लोग, जो निगोशिएशन में लास्ट तक आपका साथ नहीं देंगे। अगर उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा वहीं पे वो हाँ बोलेंगे। तो ये दोनों एरिजोना और वेस्ट वर्जीनिया वाले जो बाइडन की पार्टी में तो हैं, लेकिन बड़े अजीब से आदमी हैं। ये लास्ट मोमेंट पे भी बिकने को तैयार है, समझ गए ना। इस वजह से ये सारा रिजर्व रेट पे पूरा मामला अटका हुआ है। सेनेटर्स की वॉब है आर, होल्ड आउट मतलब जो निगोशिएशन में अपने पत्ते ना खोले, है ना, लास्ट मोमेंट तक। कह रहा द कॉन्ट्रम दैट मिस्टर बाइडन इज फेसिंग इज अ पैराडॉक्स ऑफ ऑमनिबस बिल्स। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्यू ओनली सम पार्ट्स ऑफ द बिल्स एज डिजायरेबल। कह रहा है बाइडन के साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है इतना बढ़िया बिल बनाने के बावजूद। कह रहा है जो कॉन्ट्रम है, जो पहली है जिसको बाइडन फेस कर रहा है, बिल तो बढ़िया बना रहा हूँ फिर भी लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। कह रहा है वो पहली है अपने आप में ये पैराडॉक्स, ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास, और किनका? ओमनीबस बिल्स का। कह रहा है ये ओमनीबस बिल्स की खासियत है, बाइडन की कोई गलती नहीं है। कह रहा है क्योंकि इसमें अलग अलग वोटर्स जो हैं देखते हैं, कुछ एक पार्ट के ही जो बिल है उसको डिज़ायरेबल तौर पे उसको चाहते हैं। ओमनीबस बिल हमेशा ही ऐसे बिल होते हैं जिसको सारी जनता कभी सपोर्ट करती नहीं है। कोई पार्ट किसी वोटर को अच्छा लगता है, कोई पार्ट किसी वोटर को अच्छा लगता है। ये ओमनीबस बिल्स का विरोधाभास है जो बाइडन के लिए एक चुनौती बन के, एक पहेली बन के, कॉन्ट्रम बन के आया है। समझ गए सेंटेंस को? फ्लो में चल रहे हैं, बहुत आसान है अगर सारे वर्ड्स को आपने शुरू में देखा था। कॉन्ट्रम मतलब पहेली, कॉन्ट्रम की जो वर्ब है वो है इज, बाइडन की वर्ब है इज फेसिंग, पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वोटर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वर्ब है व्यू। बढ़े आगे। अब देखो एग्जाम्पल देगा। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल हाउस डेमोक्रेट्स अपीयर अनविलिंग टू पास अ वर्जन ऑफ द बिल दैट सेनेट हैज ऑलरेडी क्लियर्ड सैंक्शनिंग 1 ट्रिलियन बाई पार्टीशन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, बाइडन की खुद की पार्टी के जो लोग हैं, हाउस डेमोक्रेट्स हैं, वो दिखाई देते हैं बिल्कुल भी तैयार नहीं, अनविलिंग से, बिल्कुल रिलक्टेंट पास करने के लिए इस बिल के एक वर्जन को जिसको सीनेट ने ऑलरेडी पास कर भी दिया है, जो लोकसभा में पास हो भी गया है। पर बाइडन के खुद के पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम तो इसको पूरा आगे तक नहीं जाने देंगे। कह रहा है ये कैसे होगा? ये कैसे हुआ है? सैंक्शन करते हुए $1 ट्रिलियन को इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज में जो बाई पार्टीशन है, जिसको दोनों पार्टीज़ का सपोर्ट है। तो दोनों पार्टियों को सपोर्ट मिला हुआ $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज है, सेनेट ने पास कर दिया है। फिर भी हाउस डेमोक्रेट इसमें कुछ चीज़ों को अच्छा नहीं मानते हैं, ये कहते हैं हम तो अनविलिंग है, इसको अब आगे राज्यसभा तक नहीं जाने देंगे। तो ऐसे चक्कर में बाइडन बीच में फंसा हुआ है। डेमोक्रेट्स की वर्ब अपीयर, सेनेट की वर्ब हैज ऑलरेडी क्लियर्ड। बाई पार्टीशन मतलब जिसको दोनों तरफ से सपोर्ट हो, जो इन्वॉल्व करता हो दो पार्टीज़ को। अनविलिंग मतलब जो रेडी ना हो, रिलक्टेंट हो, किसी काम को करने के लिए तैयार ना हो। Kerala lawmakers such as Pramila Jayapal have opined that the Congressional Progressive Caucus या CPC would only support the broader vision of the Build Back Better Act, which includes the ambitious climate change program, federal paid leave for families, a substantial expansion of Medicare policy एंड 2 free year ऑफ कम्युनिटी कॉलेज। कह रहा है एक लॉ मेकर है वहाँ की प्रमिला जयपाल, अच्छे से आपने इनके बारे में सुना होगा, कश्मीर पे बहुत कुछ बोलती हैं ये। इन लॉ मेकर ने ये ओपाइन किया है, इन्होंने ये ओपिनियन दी है, ऐसा अपना मामला रखा है सामने कि इनकी जो पार्टी है कांग्रेसियल प्रोग्रेसिव कॉकस, कह रहा है ये तभी सपोर्ट करेगी या सिर्फ सपोर्ट करेगी मोटी विजन को, मोटे नज़रिए को बिल्ड बैक बेटर एक्ट के। इस बिल का नाम था बिल्ड बैक एक्टर, है ना, जिसको जो बाइडन पास कर रहा है। तो कह रहा है इसके मोटे मोटे विजन को हम सपोर्ट करते हैं, इसमें कई चीज़ें जिसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अब मोटे विजन में क्या शामिल है? जिसमें शामिल है ये सब चीज़ें, एक बड़ा ही एम्बिशियस महत्वाकांक्षी प्लान है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, फिर पेड छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है पूरे परिवारों के लिए, फिर एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन है मेडिकेयर पॉलिसी का, इंश्योरेंस सरकारी पॉलिसी का, और 2 सालों का कम्युनिटी कॉलेज फ्री है, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई भी फ्री है। तो इसने यही बोला कि मोटी विजन को तो हम करते हैं इसकी, है ना, प्रमोट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी बातों पे आओगे तो इस बिल में हमें कई सारी परेशानियां दिखाई देती हैं। लॉ मेकर्स की वर्ब है वो पॉइंट, कॉकस की वर्ब है वुड ओनली सपोर्ट, विच की वर्ब है इंक्लूड्स, सब्सटेंशियल आप जानते हो, कम्युनिटी कॉलेज मतलब सरकारी कॉलेज, ब्रॉडर मतलब बड़ा, है ना, पेनोरमा वाला बड़ा विजन। कह रहे टू सक्सीड मिस्टर बाइडन विल हैव टू नेगोशिएट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। कह रहे कामयाब होने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए बाइडन साहब को निगोशिएट विद करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, मोल भाव करना पड़ेगा सभी भागीदारों से, स्टेक होल्डर्स से, ताकि वो ढूंढ सकें एक कॉम्प्रोमाइज़ के फॉर्मूला को,
सब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे और आखिरकार ये बिल पास हो, है ना। ऐसा बाइडन को करना पड़ेगा, समझ गए। बाइडन की ओवर विल हैव टू निगोशिएट विद, विल प्लस में हैव टू फ्यूचर में आपकी ऑब्लिगेशन या मजबूरी को बता रहा है। निगोशिएट मोल भाव करना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ आप जानते हैं। अच्छा ये सक्सीड, ये V1 है V2 है या V3 है, बता सकते हो मुझे। सक्सीड V1 है V2 है V3 है। आप में से ज़्यादातर लोग गैस करेंगे ये V2 या V3 है, लेकिन सक्सीड जो है V1 होती है। ये पीछे ईडी देख के आप कंफ्यूज मत हुआ करो। सक्सीड के पीछे जो ईडी लगा है उसको देख के कंफ्यूज मत हुआ करो। सक्सीड है V1, सक्सीडिड है V2 और सक्सीडिड है V3, ठीक है। सक्सीड का मतलब होता है कामयाबी को पाना, ये सिंगल वर्ब है, मतलब V1 है, इसको V2 मान के मत चला करो, ये होती है इसकी V2 V3। बढ़े आगे, चलो। एट स्टेक इज द यूएस's prospect of climbing out of the recessionary economic trough it was pushed into by the pandemic, not only by directly spurring commercial activity through public expenditure but also by investing in education and social security to keep America's workforce competitive। कह रहे जो दांव पे है, एट स्टेक है, वो है अमेरिका का प्रॉस्पेक्ट, अमेरिका की वो लाइवलीहुड, वो संभावना जो है क्लाइंब आउट ऑफ करने की, बाहर निकलने की। और कहाँ से? उस इकोनॉमिक ट्रो से, उस आर्थिक गड्ढे से जो रिसेशनरी है, जो मंदी वाला है। कह रहा है इस बिल में सब कुछ यही दाम पे है कि अमेरिका इस बिल के सहारे कोविड के बाद आने वाले मंदी वाले गड्ढे से बाहर निकलेगा। ये संभावना इस बिल से हमें दिखाई देती है, प्रॉस्पेक्ट लगता है। ये है एट स्टेक। कह रहा है इट वॉज पुश्ड इनटू, ये वो ट्रो है, ये वो गड्ढा है जिसमें अमेरिका को पुश किया गया था पैंडेमिक के द्वारा। अब देखो ये काम होगा कैसे, ना महज सीधे सीधे स्पर करके, ना महज डायरेक्टली बूस्ट करके कमर्शियल एक्टिविटी को पब्लिक एक्सपेंडिचर के जरिए, बल्कि साथ ही साथ इन्वेस्ट करके एजुकेशन में और सोशल सिक्योरिटी में, ताकि कीप किया जा सके अमेरिका की वर्कफोर्स को कॉम्पिटिटिव, वहाँ की वर्कफोर्स को एकदम कुशल बना के रखा जा सके। तो बस यही दाम पे है इस बिल के अंदर। ये बिल अगर सही बैठ गया, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, और लोग जो हैं पढ़ेंगे लिखेंगे, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, मन लगा के अपने देश के लिए काम करेंगे, उसको गड्ढे से बाहर निकालेंगे। समझ गए? प्रॉस्पेक्ट की वर्ब होगी इज, इट की वर्ब है वॉज पुश्ड इनटू, ट्रो के लिए आया है ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन, वो वाला ट्रो जिसमें अमेरिका को धक्का दिया गया था। ट्रो मतलब गड्ढा होता है, इसको डिच बोल दो, ट्रेंच बोल दो, गटर बोल दो, है ना, गड्ढे को। स्टेक मतलब दांव, क्लाइंब आउट मतलब बाहर निकलना, स्पोर का मतलब होता है बूस्ट करना, किसी को इनकरेज करना, है ना, इंसाइट करना। चलिए सिंपल आर्टिकल था, अगर सिंपल नहीं था तो अब लगने लगा होगा। पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में हमने पढ़ लिया इसको खोल करके, है ना। यही होती है पढ़ाई, ऐसे ही आपको रीडिंग की आदत डालनी है। कुछ लोग पूछते हैं सर कब तक एडिटोरियल देखें। जिस दिन तुम्हें इस एडिटोरियल को देखने की ज़रूरत ना पड़े, वही दिन मैं चाहता हूँ देखना आप लोगों के लिए, है ना। आप अपने आप से इंडिपेंडेंट बनो, खुद से पढ़ना सीखो, मूव ऑन करो लाइफ में। मेरे साथ एडिटोरियल पढ़ के अपने इंग्लिश के बेस को तैयार करो। तो कोशिश यही करा करो कि मैं सर से इंडिपेंडेंट हो जाऊं, चैनल को मुझे देखने की ज़रूरत ना पड़े फ्यूचर में। अच्छा ये आपका क्विज़ है, फटाफट देख लो इसको। 5 क्वेश्चंस हैं, सब कुछ समझा दिया है, एक भी चीज़ नहीं है इसमें। सक्सीड में क्या फ़र्क है, V1 कौन सी है, V2 कौन सी है, शुड के बाद में क्या आएगा अगर ऑल्टरनेटिव फर्स्ट लगा हुआ है ना, सब्सटेंटिव, सब्सटेंशियल, कॉन्स्टिट्यूएंट, हैगल, ये वर्ड्स क्या होते हैं। पेनोरमा को मैंने डिटेल में आपको बता दिया, इसका सिनोनिम पूछा गया आपसे। अच्छा 5वें सेंटेंस में आपसे 2 एरर्स पूछी गई हैं, कोशिश करो निकालने की। फर्स्ट कमेंट में 5 के आंसर डाल रहा हूँ, मैच कर लेना मेरे आंसर से अपना आंसर, और जो भी आपको मार्क्स मिले हो, है ना, कमेंट्स में बताया करो। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करो, आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। अपने कोर्सेज बहुत अंडर प्राइस्ड हैं, 50 से 100 रुपये में मिल जाते हैं, GST भी मैं अपनी जेब से देता हूँ। तो इसमें मैं कोई कस्टमर केयर डिपार्टमेंट नहीं रख सकता हूँ जो आपके फ़ोन उठाए, है ना, तो सॉरी फॉर दैट। इसीलिए इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दो, 2 घंटे में कोई ना कोई टीम वाला बंदा आपको रिप्लाई कर दिया करेगा। कोई और क्वेरी हो तो यहीं पूछ लिया करो, है ना। अंटिल देन साइनिंग आउट। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर सेशन को ज़रूर से देना।